Hello students, last lecture we completed at elastic collision in one dimension. Now in this lecture we will study about the elastic collision in two dimension. I hope आप जानते हैं कि elastic collision one dimension और two dimension में क्या अंतर है. अगर नहीं जानते तो एक चीज़ सिंपल सी आपको याद रखनी है that if I am talking about one dimension that means I am talking about straight line. स्ट्रेट लाइन, ठीक है. टू बॉडीज आर कमिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड दे गेट बैक इन स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में ही रहती हैं. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशन दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन. एक प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ. और प्लेन क्या होता है? प्लेन वो एरिया होता है जो दो एक्सिस से मिलके बना होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो. क्या समझ में आ गई बात? तो प्लेन हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास तीन प्लेन है. एक एक्स वाई प्लेन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बना है, चाहे वो प्लस वाई एक्सिस हो चाहे वो वाई माइनस वाई एक्सिस हो, ठीक है. दूसरा है आपके पास एक्स जेड प्लेन जो कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलके बना है. और एक है आपके पास वाई एक्सिस जो कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलके बना है. फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लूँ तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है और सामने की तरफ और पीछे की तरफ अगर जेड एक्सिस है तो एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सो दिस प्लेन विल बी एक्स वाई प्लेन. अगर मैं बात करूँ वाई जेड प्लेन की तो वाई एक्सिस कौन सी है? ये वाली. जेड एक्सिस कौन सी है? ये वाली. तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, this is yz plane, ठीक है. If I am talking about xz plane that means this is x axis, this is z axis, this is xz plane. ये xz plane होगा. क्या समझ में आ गई बात? तो प्लेन आपको क्लियर होने चाहिए. तो आप इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन की अगर बात करें तो उसमें बॉडीज स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगी कोलिजन के बाद, वो उनका डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन वो विद इन ए प्लेन मूव करेंगे, ठीक है. अब वो कोलिजन कैसे होगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए कि आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में कंप्लीट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी लास्ट में, v1 और v2 की, ठीक है. वो वैल्यू आपने निकाली थी. उसके बाद केसेस भी पढ़े थे. लेकिन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में ऐसा कुछ नहीं करना. यहाँ सिर्फ आपको तीन चीज़ें पढ़नी है. एक मोमेंटम, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ भी आपको मोमेंटम ही पढ़नी है, लेकिन वो दो अलग अलग पॉइंट्स पर मोमेंटम पढ़ना है. कैसे पढ़ना है वो देखेंगे. तो ये तीन चीज़ें आपको स्टडी करनी है. फटाफट स्टार्ट करते हैं. देखिए देखिए इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है विच इज हैविंग मास m1 और ये बॉडी इस डायरेक्शन में आगे जा रही है. दिस इज इट्स लाइन ऑफ मोशन. ये इसका लाइन ऑफ मोशन है, ठीक है. दूसरी बॉडी जो है विच इज हैविंग मास m2, ठीक है, और इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो ये है. सो m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी u2. क्या समझ में आ गई बात? दोनों का लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है. डायरेक्शन भले ही एक जैसा है लेकिन दोनों का अलग अलग है. चलिए अब ये दो बॉडीज जब एक साथ एक दूसरे से हिट करेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे और बना देता हूँ. अब शायद ये क्लियर हो जाए. क्या समझ में आ गई बात? अब जब ये दो बॉडीज हिट करेंगे तो आपको याद आ गया होगा कैरम वाला गेम. अगर आप सेंटर पे ना हिट करके, स्ट्राइकर को सेंटर पे ना हिट करके थोड़ा साइड में हिट करें तो कंडीशन क्या होती थी? फॉर एग्जांपल ये स्ट्राइकर है और इसको हिट करना है, इस गोटी को हिट करना है. तो देखिए ये कैसे जाएंगी. ये इसको यहाँ से हिट करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो ये था. इसने इस पे जो फोर्स लगाई उसका डायरेक्शन ये होगा. तो इसका रिजल्टेंट कहाँ बना? रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बना. मतलब कि ये वाली जो गोटी है वो किस डायरेक्शन में चली गई? वो यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है. सो m1 यहाँ पहुँच गई. किस वेलोसिटी के साथ? इसके पास वेलोसिटी क्या है? v1, ठीक है. और इसने एंगल क्या क्रिएट किया? θ1. क्या समझ में आ गई बात? अच्छा अब अगर m1 m2 से
टकराई है, कोलाइड हुई है, तो क्या m2 स्टेशनरी बनी रहेगी? नहीं, m2 भी तो कहीं जाएगी। देखिए m2 इस डायरेक्शन में जा रही थी पहले, ठीक है, और m1 ने इस पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो ये फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगी? ये इस डायरेक्शन में जाएगी। क्या क्लियर होगी बात? सो दिस इज m2 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 मेकिंग एंगल θ2। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, एक कंडीशन यहां पे ये है कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। u1 अगर ग्रेटर होगा u2 से तभी तो ये हिट कर पाएगी पीछे से, लेकिन अगर u1 लेस हुआ तो वो पीछे से हिट ही नहीं कर पाएगी। चलिए अब देखिए, दोनों अलग अलग एंगल पे हैं। यहाँ पे मोमेंटम का डायरेक्शन ये था, दोनों वेलोसिटीज का मोमेंटम का डायरेक्शन ये था एक्स एक्सिस में, लेकिन इनका मोमेंटम का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मोमेंटम का डायरेक्शन अलग है तो आपको इसको रिजॉल्व करना होगा। वो रिजॉल्व कैसे करेंगे? हम फॉर एग्जांपल इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इसको रिजॉल्व किया तो ये दो एंगल में रिजॉल्व होगा, एक ये और एक ये। सो इट विल बी m1 v1 cos θ1, जिसके साथ एंगल थीटा होता है उसके साथ cos θ1, और ये क्या हो गया? m1 v1 cos θ2। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको रिजॉल्व करें। देखिए अगर इसको रिजॉल्व करें तो ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इट विल बी m2 v2, दिस इज हैविंग मास m2, वेलोसिटी v2 एंड एंगल cos θ2, एंड इट विल बी m2 v2 sin θ2। डायग्राम के नंबर होते हैं एग्जामिनेशन में, इस वाले टॉपिक के लिए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको मोमेंटम निकालना है। तो देखिए मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन के बारे में जो बताया था, तो आपको ये बताया था कि इसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो मोमेंटम जो इनिशियली था वो मोमेंटम फाइनली रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो कोलिजन के बाद मोमेंटम दो डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो दोनों का मोमेंटम हम दोनों अलग अलग ही लेते हैं। वो कैसे लेंगे? देखिए मोमेंटम कंजर्व्ड इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या हुआ? देखिए एक्स एक्सिस में पहले ये दोनों मूव कर रहे थे, तो इनका मोमेंटम क्या हो गया? दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। क्या समझ में आ गई बात? दिस इज मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। चलिए अब वाई एक्सिस के लिए निकालते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस देखिए, तो पहले अगर मोमेंटम कंजर्व्ड आपको वाई एक्सिस में निकालना है तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों जो बॉडीज हैं ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही थी, वाई में इनके पास कोई कंपोनेंट था ही नहीं। अगर वाई में कंपोनेंट नहीं था तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम विल बी जीरो। अब फाइनल मोमेंटम क्या आ गया? सॉरी मैंने यहाँ पे cos θ2 लिख दिया, इट विल बी sin θ2। फाइनल मोमेंटम क्या आ गया? फाइनल मोमेंटम विल बी m1 v1 sin θ1 माइनस, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है सो इट विल बी m2 v2 sin θ2। क्या समझ में आ गई बात? तो ये मोमेंटम हो गया, दैट मीन्स m1 v1 sin θ1 इज इक्वल टू m2 v2 sin θ2। दिस विल बी द कंजर्वेशन द मोमेंटम इन y एक्सिस। चलिए नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है
जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, मोमेंटम का तो डायरेक्शन होता है क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का अपना डायरेक्शन है, काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो आपको फिर कंपोनेंट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो आपके पास क्या आ गया? दैट इज हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1v1 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये तीन इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन इक्वेशंस पढ़ने की ज़रूरत हमें होती है। उसके बाद हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आपको बात क्लियर हो गई? यहाँ पे आपका इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन कंप्लीट होता है। इतनी ही स्टडी है इसकी। अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। चलिए कल बात करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।